Hello dear students, welcome to my YouTube channel. So today our topic is Watson and Crick model of DNA. मतलब कि DNA का जो मॉडल वेटसन एंड क्रिक ने दिया था, ये मैंने पिछली मेरी जो वीडियो है उसमें भी बताया था कि मैं अगली वीडियो में ये मॉडल दूंगा, तो आपको लाजमी देखना है, वीडियो एंड तक देखना, मज़े वाली होने वाली है। तो ये जो DNA का जो मॉडल दिया था वेटसन एंड क्रिक ने, ये इन्होंने दिया था 1953 में, ठीक है। इन्होंने ये मॉडल दिया था DNA का, और इस मॉडल के अंदर एक दूसरा रूल है जिसको हम बोलते हैं चारगफ्स रूल। इस मॉडल के अंदर वो भी डिफ़ाइन किया गया है। और इस DNA के मॉडल में इन्होंने क्या कहा कि ये जो DNA का एक मॉलिक्यूल होता है ये डबल हेलिक्स होता है, मतलब कि इसके अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं या एक डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स या दो स्ट्रैंड्स का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रैंड हो गई, जो ये देखो ये पेंसिल का निशान जा रहा है, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड या एक हेलिक्स हो गई, ठीक है। और ये दूसरा स्ट्रैंड या दूसरे हेलिक्स, ये इसके अंदर दो हेलिक्स होते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि DNA का जो मॉलिक्यूल होता है ये डबल हेलिक्स होता है, इसके अंदर दो स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं। ये बेसिकली मौजूद भी हैं दो स्ट्रैंड्स, एक ये स्ट्रैंड और एक ये स्ट्रैंड्स। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो DNA का मॉलिक्यूल है ये लेडर की तरह, इट इज़ लाइक ए लेडर, मतलब एक जो सीढ़ी होती है हमारे घर में मौजूद उसकी तरह होते हैं DNA का मॉलिक्यूल। या बेसिकली यहाँ हम देख लें तो ये सीढ़ी की तरह मतलब कैसे होती है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ आपको बतानी है, ये जो DNA का एक मॉलिक्यूल होता है ये किससे बना हुआ होता है। ये इसके अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है। सपोज करें कि ये एक DNA का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हम इसको मतलब कि जूम करके देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये है। यहाँ से आ जाएं, ये है, जूम करके इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर ये है। सपोज करिए ये जो स्ट्रैंड्स है ना, ये एक स्ट्रैंड ये है और ये जो दूसरी स्ट्रैंड है और ये दूसरी स्ट्रैंड ये है। तो ये जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं ये देखो ये एक सीढ़ी की तरह है, जो हमने पहले भी बताया था कि इट इज़ लाइक ए लेडर, मतलब एक सीढ़ी की तरह है जो हमारे घर में मौजूद होती है। मतलब एक वो जगह जहाँ हम पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, एक ये जगह है, और ये एक वो जगह है जहाँ हम मतलब अपना हाथ रखते हैं। ये सपोज करो ये वो जगह है जहाँ हम अपना हाथ रखते हैं और ये वो जगह है जहाँ हम अपना पैर रखते हैं। तो जहाँ पैर रखते हैं मतलब कि इसके अंदर मौजूद होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसेस मौजूद होते हैं। ये देखो यहाँ बता रहा है ना, ये इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती है, नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद होते हैं, पर किस तरह, वो एक पेड़ में मौजूद होते हैं, मतलब कि एक जोड़े में मौजूद होते हैं DNA के मॉलिक्यूल में। और ये जहाँ पर हम अपना हाथ रख के ऊपर चढ़ते हैं, जिसको हम क्या बोलें, इसके अंदर इसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। बेसिकली ये लिखा हुआ है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये बता रहा है ना कि DNA का जो एक मॉलिक्यूल है, ये DNA का एक मॉलिक्यूल है, ये किन चीज़ों का बना हुआ है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये है। ये जब कंबाइन होते हैं तो एक DNA का स्ट्रक्चर बनता है, ये और नाइट्रोजीनियस बेस कंबाइन होते हैं। तो ये बता रहा है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन होती हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एक चेन हो गई, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स दूसरी चेन हो गई। और जहाँ पर हम पैर रखते हैं मतलब कि वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बीच वाले हिस्से में जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद होते हैं पैर की फॉर्म में, और वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड DNA के अंदर मौजूद होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो या बेसिकली किन चीज़ों के बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड, या जिसको हम फास्फेट पार्ट बोल दे। इसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेनें होती हैं DNA के अंदर दो, उनके अंदर मौजूद होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर और फास्फेट वाला पार्ट, या जिसको हम फास्फोरिक एसिड भी कह ले, ये मौजूद होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन में, मतलब दोनों चेन में मौजूद होता है। पर यहाँ भी मौजूद है डीऑक्सीराइबोज शुगर और फास्फेट यहाँ भी मौजूद है।
ये एक चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई, और इनके बीच वाले हिस्से में मौजूद होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, पेयर की फॉर्म में होते हैं। और इन्होंने ये कहा कि ये जो बीच वाला हिस्सा है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के चेन का बीच वाला हिस्सा है, इनको हम बोलते हैं रंग्स। ठीक है, सपोज करें इनको हम बोल देते हैं ये क्या है, रंग्स है, जिसके अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, नाइट्रोजीनियस बेस के पेयर मौजूद होते हैं। यहाँ एक नाइट्रोजीनियस बेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा मिलते जाएंगे। और ये जिसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेनें, ये क्या है, ये है अपराइट्स ऑफ द लेडर, मतलब कि लेडर जो एक सीढ़ी है उसके अपराइट्स हैं, जहाँ पर हम अपना हाथ रखते हैं। वो किन चीज़ों को बनाए हुए, वो शुगर, मतलब कि डीऑक्सीराइबोज शुगर और फास्फेट का बना हुआ है, जिसको हम अपराइट्स ऑफ द लेडर बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि डीएनए का एक जो मॉलिक्यूल है वो लेडर की तरह हमको नज़र आता है, इसलिए हम बोलते हैं ये क्या है, अपराइट ऑफ द लेडर है, जिसके अंदर शुगर और फास्फेट मौजूद होता है। और ये रंग्स जिसको हम बोलते हैं जो किन चीज़ों का बना हुआ है, जिसके अंदर मौजूद होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस, जो पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, और अब एक जो मैंने आपको बताया था कि इस मॉडल के अंदर हम पढ़ेंगे एक रूल जिसको हम बोलते हैं चारगफ्स रूल। तो ये चारगफ्स रूल इस तरह है, कुछ इस तरह है। ठीक है, चारगफ्स रूल क्या कहता है, ये कहता है ये जो इसके अंदर डीएनए के रंग्स के मॉलिक्यूल के अंदर जो रंग्स के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, ये आपस में कंबाइन होते हैं इस एक रूल से या एक तरीके से या एक पैटर्न से, जिसको हम बोलते हैं चारगफ्स रूल। उसमें क्या कहते, मतलब मॉलिक्यूल किस तरह मौजूद होते हैं, ये बहुत बता रहा है कि ये यहाँ जब एडेनाइन होते हैं, मतलब मैंने क्या पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, और न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीज़ों का बना हुआ है। उनमें एक चीज़ है डीऑक्सीराइबो शुगर, फास्फोरिक एसिड, और नंबर 3 पे नाइट्रोजीनियस बेस। और वो जो नाइट्रोजीनियस बेस हैं वो उनका 4 किस्म है, वो भी डीएनए के अंदर मौजूद है, जिसको हम एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, गायनाइन बोलते हैं, और ये डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। ये डीएनए के रंग्स वाले पार्ट में मौजूद होते हैं, जो पेयर की फॉर्म में, ये देखो ये एक ये आपस में पेयर बना रहा है। ठीक है, तो ये जो रूल है जहाँ में जिसमें मतलब डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर एडेनाइन जब थाइमाइन से कंबाइन है और साइटोसाइन गायनाइन के साथ कंबाइन हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये चारगफ्स रूल है, जिसमें तब कहेंगे जब एडेनाइन कंबाइन हो थाइमाइन से और साइटोसाइन कंबाइन हो गायनाइन से। ऐसा ना हो कि ये एडेनाइन कंबाइन हो जाए गायनाइन से और थाइमाइन कंबाइन हो जाए साइटोसाइन से, तो ये रूल गलत हो जाएगा। ये रूल सही तब है जब एडेनाइन कंबाइन हो थाइमाइन के साथ और साइटोसाइन कंबाइन हो गायनाइन के साथ। जो इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, रंग्स, जिसके अंदर ये देखो ये कह रहा है ना कि नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, ये नाइट्रोजीनियस बेस है, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, गायनाइन। अब ये पेयर की फॉर्म में मौजूद है, ये एडेनाइन पेयर बना रहा है थाइमाइन के साथ। देखो जब भी दो चीज़ें बनती हैं ना, ठीक है, उसके अंदर एक बॉन्ड्स होते हैं, मतलब एक बॉन्ड हो या दो हो या तीन हो, वो बॉन्ड की मदद से आपस में कंबाइन होते हैं। तो यहाँ जो एडेनाइन है और थाइमाइन है, ये एक बॉन्ड्स में, मतलब इनके अंदर बॉन्ड्स है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब एडेनाइन और थाइमाइन कंबाइन होंगे एक बॉन्ड की मदद से, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो एडेनाइन और थाइमाइन है, यहाँ आ जाओ, अब ये देखो, ये जो एडेनाइन कंबाइन हो रहा है थाइमाइन के साथ, यहाँ इनके अंदर ये देखो कितने बॉन्ड्स हैं, एक और दो बॉन्ड्स हैं। कौन से बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। एडेनाइन और थाइमाइन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं दो, और ये जो गायनाइन साइटोसाइन्स के साथ कंबाइन हो रहा है, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, पर कितने, एक, दो और तीन। गायनाइन और साइटोसाइन जब कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से, उनके अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स 3 होते हैं, और एडेनाइन और थाइमाइन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, आ जाएं। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की 2 चेनें मौजूद होती हैं,
यहाँ पर आ जाएं, सही समझ में आ जाएगा। ये रंग्स वाला पार्ट है और ये कौन सा अपराइट ऑफ दी लेडर है एक, और ये जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं फास्फेट एंड शुगर है, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। बेसिकली ये देखो कि डीएनए के अंदर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन्स होती हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर डीएनए की स्ट्रक्चर तो आप दूर से देखेंगे तो मतलब आपको ऐसे नज़र आएगा कि ये दोनों आपस से जुड़े हुए हैं, पर ये जुड़े हुए नहीं हैं। जब आप इसको जूम करके देखोगे तो इनके बीच में डिस्टेंस होगा, तो वो डिस्टेंस कितना कहलाता है 20 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के 2 चेन्स मौजूद होती हैं एक डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर, उनके अंदर डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं कि V एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है इनके अंदर, किसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन के अंदर। अब ये आपको पता चल गया कि 20 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होता है 2 जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रैंड्स होते हैं या 2 चेन्स होती हैं उनके अंदर। अब ये जो कॉइलिंग है मतलब ये आपस में मतलब घूम रहे हैं, ये देखो स्ट्रक्चर ऐसी है एक और ये दूसरी। ये जो कॉइलिंग है डीएनए की स्ट्रक्चर की, इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड। राइट हैंडेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मतलब राइट साइड से स्टार्ट होता है, ये देखो इससे स्टार्ट होता है, ये राइट हैंड से मतलब हम इसको लिख रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये क्या है राइट हैंड डबल हेलिक्स है, ठीक है। राइट हैंड डबल हेलिक्स है, ये किस में मौजूद होती है डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर। और अब बात करते हैं कि ये इनके अंदर देखो हम बोलते हैं ना जो चीज़ कॉइलिंग में होती है तो उनका टर्न्स होते हैं, उनके अंदर मौजूद टर्न्स होते हैं। ये कॉइल हो रहा है, इनके अंदर मौजूद टर्न्स होते हैं। सपोज करो कि ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है और यहाँ देखो ये एक टर्न आ रहा है इनका यहाँ से बेसिकली यहाँ तक, और स्ट्रैंड का मौजूद आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक टर्न है। ये जो एक टर्न मौजूद होता है डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर, इनका जो डिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कितना है 34 एंगस्ट्रॉम, जो डिस्टेंस मौजूद होता है वो डीएनए के मॉलिक्यूल के एक टर्न में। अब ये बेसिकली बात करें, हम सपोज करें एक टर्न कितना है डीएनए के मॉलिक्यूल का, सपोज करें एक टर्न ये इतना है, एक टर्न, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इनका कितना डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ देखो यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। एडिनाइन कंबाइन होता है थाइमाइन के साथ और गायनाइन कंबाइन होता है साइटोसाइन के साथ। इनके अंदर दो बॉन्ड्स हाइड्रोजन के होते हैं, वो होते हैं एडिनाइन और थाइमाइन में, और 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, वो होते हैं गायनाइन और साइटोसाइन के अंदर। और एक टर्न जो कंप्लीट होता है उसका डिस्टेंस वो है 34 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस मौजूद होता है डीएनए के एक टर्न में, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब डीएनए का एक टर्न होता है, देखो ये एक टर्न है ना, इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स कितने मौजूद होते हैं। तो इनके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। कितने? 10। ओनली सिर्फ 10 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डीएनए के मॉलिक्यूल के एक टर्न में मौजूद होते हैं। ये देखो ये एक टर्न है ना, पर टर्न में 10 मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के 10 मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। और वो जो उसके अंदर ये देखो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो चेन होती है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन है, ठीक है। ये एक है और ये दूसरी है। इनके अंदर क्या कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर और फास्फोरिक एसिड या फास्फेट पार्ट ऑफ मौजूद होता है किसके अंदर? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर। इनके अंदर जो हम डिस्टेंस बोलते हैं, सपोज करो कि ये क्या है, ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है और ये एक फास्फेट है। अब ये एक शुगर है या ये एक फास्फेट है, इनका जो टोटल लेंथ है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम, या हम इसको नैनोमीटर में कैसे लिखें, मतलब कि 0.34 नैनोमीटर लिख सकते हैं। या बेसिकली ये क्या है, ये जो 34 एंगस्ट्रॉम है ये 0.34 नैनोमीटर, जिसको हम 3.4 एंगस्ट्रॉम से भी
लिख सकते हैं। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन के अंदर जो शुगर और फास्फेट मौजूद होते हैं उनकी लेंथ बता रहा है, मतलब कि ये इतना मालिक्यूल है, इनका लेंथ कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉन है। ये एक मालिक्यूल है किसका, शुगर का, और दूसरा मालिक्यूल है फास्फेट का, उसकी भी लेंथ उतनी है जितनी शुगर के मालिक्यूल की है। अब बात करते हैं कि ये जो डीएनए के रंग्स वाले पार्ट्स में जो एडेनाइन कंबाइन होता है थाइमाइन के साथ, और गाइनाइन कंबाइन होता है साइटोसाइन के अंदर, और साइटोसाइन के साथ कंबाइन होता है। ये मतलब कि बात हम कैसे करें कि ये इनके अंदर मतलब कितना पार्ट्स होता है या इनका कितना वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, या बेसिकली हम ये कहें कि इस एडेनाइन का मिकदार कितना है और थाइमाइन का मिकदार कितना है, या गाइनाइन का मिकदार कितना है, साइटोसाइन का मिकदार कितना है। अब जब बेसिकली हम बात करते हैं, सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि 100 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं किसके अंदर, चलिए आए, तो ये कह रहा है कि ये जो एडेनाइन कंबाइन होता है थाइमाइन के साथ और गाइनाइन कंबाइन होता है साइटोसाइन के साथ, इनकी मिकदार कितनी है, मतलब कि एडेनाइन कितना है, थाइमाइन कितना है, गाइनाइन कितना है और साइटोसाइन कितना है एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। वे क्वेश्चन आ जाए, उसमें क्वेश्चन में ये कहे कि 100 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास मौजूद हैं, 100 नाइट्रोजीनियस बेस, ये एडेनाइन थाइमाइन गाइनाइन साइटोसाइन 100 मौजूद हैं, और उसमें ये कहे कि 20 जो है वो एडेनाइन है और 20 जो है वो थाइमाइन है। अब बेसिक सपोज अब एक चीज़ जहन में रख लो कि जितना मिकदार एडेनाइन का होगा उतना मिकदार थाइमाइन का होगा, और जितना मिकदार गाइनाइन का होगा उतना मिकदार साइटोसाइन का होगा। ये क्वेश्चन भी प्रूफ कर रहा है, ये कह रहा है वी न्यूक्लियोटाइड से कौन से, वी नाइट्रोजीनियस बेस है कौन से, एडेनाइन, और वी है थाइमाइन। 100 में से वी एडेनाइन है, वी थाइमाइन है, और ये रिक्वायर्ड क्या कर रहा है हमको, ये कह रहा है गाइनाइन एंड और साइटोसाइन की मिकदार बताओ। तो 100 में से 40 गए, बाकी कितने बचे 60, ठीक है। 60 का हम आधा करें तो कितना होगा, 30 एक और होगा और 30 दूसरा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 30 नाइट्रोजीनियस बेस गाइनाइन है और 30 नाइट्रोजीनियस बेस साइटोसाइन मौजूद हैं, क्योंकि जितना मिकदार एडेनाइन का है उतना थाइमाइन का है, सही बात है, वी एडेनाइन वी थाइमाइन, और यहाँ पर 60 हैं तो 30 गाइनाइन हो गए और साइटोसाइन हो गए 30, ये भी इनकी मिकदार भी कंप्लीट है। मतलब डीएनए के मॉलिक्यूल अंदर जितना गाइनाइन है उतना साइटोसाइन है, जितना एडेनाइन है उतना थाइमाइन भी